वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। ये सब के बारे में बता दिया था। और ये जो लेक्चर है, तो ये लेक्चर जो आपका सेकेंड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमी का, उसके आगे का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ये जो लेक्चर है इसमें जो है आपको इनकम की जो नेशनल इनकम है उसकी मेथड्स के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आपके जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बस उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी और उन्हीं को समझाने की कोशिश करूँगी। ओके। तो इंटरमीडिएट्स गुड्स तो हमने बता दिया था आपको कि इंटरमीडिएट्स गुड्स वे गुड्स होती हैं, मतलब कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे गुड्स होती हैं जिनका यूज़ जो है हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन को करने में जो सहायक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपको यदि कोई भी बर्तन बना रहे हैं, ठीक है, यदि आपकी बर्तन बनाने की फैक्ट्री है तो आपका जो इंटरमीडिएट्स गुड्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कॉपर के आप बर्तन बना रहे हैं तो कॉपर का जो रॉ मटेरियल है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। फिर जैसे आप यदि कपड़े बनाने की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो आपका इंटरमीडिएट्स गुड्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के जो फाइबर्स हैं तो वे आपके क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट्स गुड्स हो जाएंगे। तो ये होती इंटरमीडिएट्स गुड्स। और ये इंटरमीडिएट्स गुड्स जो होती हैं ये फाइनल गुड्स नहीं होती हैं, क्योंकि यदि हम इनको अगेन इनको हम फाइनल गुड्स मानेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हम दो बार किसी चीज़ की वैल्यू काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है, तो डबल काउंटिंग होने लगेगी। तो इसीलिए हम इंटरमीडिएट्स गुड्स को फाइनल गुड नहीं मानते। फाइनल गुड्स वे गुड्स होती हैं जो कि प्रोडक्शन में फिर से इंटर ना करें, वो लास्ट हो, और कंज्यूमर के रूप में जिनको कंज्यूम किया जाए, जो कंज्यूमर है वो उनको कंज्यूम करे और वो प्रोडक्शन में फिर से इंटर ना करें, ठीक है, वापस वो इकोनॉमी के साइकिल में इंटर ना करे, तो वो फाइनल गुड्स कहलाती हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अच्छे से। और यदि आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप मेरे लास्ट वीडियो देख लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये सब क्या होता है, तभी आप इसके आगे समझ पाएंगे। चलिए, तो अभी स्टार्ट। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट्स गुड्स क्या है, सारी सारी इन्फॉर्मेशंस हमने ले लिया। उपभोक्ता कंज्यूमर्स कौन होते हैं, सर्विस क्या है, गुड्स के सब कुछ ले लिया। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि आप कोई भी क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, तो वो क्लॉथ आपने लिया तो हम आप उसको नापने के लिए किसका यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं ना, कि कोई भी क्लॉथ है तो वो कितने मीटर का आपको कि कोई कपड़ा बनवाना है तो आप एक नाप जानते हैं कि हमको इतने मीटर लगेंगे इस कपड़े के, ये जो हमें कपड़ा बनवाना है उसके लिए, ठीक। तो इस तरह आपकी मीटर जो है एक मेज़रमेंट है कपड़े को नापने का, और आपको एक आइडिया रहता है तो आप मीटर से आप ले लेते। सेम एज़ यदि आपको इकोनॉमिक में भी कैसे ही करना है तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए आपका जो मेजरमेंट होगा तो वो क्या होगा, मुद्रा होगी, जो पैसे होंगे वो मेजर करेंगे ना किसी भी चीज़ को। कि कोई फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन कर रही है, कोई किसान है वो प्रोडक्शन कर रहा है, सभी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका जो मेजरमेंट कैसे होगा, कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना उनका लॉस हो रहा है, तो ये सब मेजरमेंट कैसे होगा, मनी के फॉर्म में होगा। आप मनी मुद्रा से ही तो मेजर करके बता सकते हैं, ऐसे आप कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मनी है जो कि क्या करती है, मेज़रमेंट करती है। लेकिन अब यहाँ पास ये भी होता है कि ठीक है, मनी तो मिल गई हमें, मेज़रमेंट का एक हमें जो है पैमाना मिल गया कि हमको मनी के रूप में हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे मेजर करें, क्योंकि बहुत सी इंटरमीडिएट्स गुड्स होती हैं, बहुत सी फाइनल गुड्स होती हैं, और वापस वो अगेन एंड अगेन क्या हो जाएंगी, उनका डबल काउंटिंग हो जाएगी। यदि हम अच्छे तरीके से नहीं किए तो एक ही चीज़ की हम कई बार काउंटिंग कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि एक सही गणना से एक राइट कैलकुलेशन आपको लास्ट में प्राप्त नहीं होगा। आप एक सही तरीके से नहीं बता सकते हैं कि क्या प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये सब करने के लिए आपको क्या होती है, ये जो नेशनल इनकम है वो निकालने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपका प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड हो गई, इनकम मेथड हो गई, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि आप एक सही कैलकुलेशन कर
कर सकें कि आपकी देश की कुल कितनी राष्ट्रीय आय है, ठीक है, नेशनल इनकम कितनी है। तो ये सब करने के लिए पहले तो आपको स्टॉक और प्रवाह ये क्या होते हैं। स्टॉक जैसे आप बोलते हैं ना, पूंजी का स्टॉक है, ठीक है, किसी सामान का स्टॉक है। प्रवाह क्या होता है, तो ये जो प्रवाह है, फ्लो है, ये जो है ये पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। कैसे पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग है, यहाँ सारी चीज़ें थ्योरी में लिखी हुई है, मैं बस आपको समझा रही हूँ। ये पूरी थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा उसके बाद आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ सब लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं यदि पढ़ना चाहें, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो फ्लो जो है ये पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि जैसे कि अब आपको किसी की आय बतानी है, आय की गणना करनी है कि किसी भी इंडस्ट्री का आउटपुट कितना है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ये सब आप जो निकालते हैं तो ये आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या किसी एक टाइम पीरियड की ज़रूरत होगी ना, कि आप ऐसे प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते कि आज उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, कल आप बता दें कि उसका कितना प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं होगा। एक पीरियड ऑफ टाइम आपको चाहिए। आय भी किसी की बतानी है तो आय भी आपको, जैसे आप मंथली बोलते हैं ना, आप कितना कमाते हैं तो आप क्या पर डे क्यों बताते हैं कि हम पर डे इतना रुपए, नहीं, आप मंथली बताते हैं कि हमें मंथली इतना मिलता है। या फिर जैसे पैकेज वगैरह पूछे जाते हैं कि आपका कितना पैकेज है, तो पैकेज आप किस में बताते हैं, ईयरली में बताते हैं, ठीक है, कि हमको इतना पैकेज मिलता है ईयरली। तो ईजिली जो है, जो पूछने वाला है वो समझ जाता है कि आपको मंथली कितना मिल रहा होगा, वो निकाल लेता है, क्योंकि पैकेज हमेशा ईयरली में बताया जाता है। तो देखिए इन सब में पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है तो ये जो इकोनॉमी का फ्लो है, जो किसी की इनकम बताता है, किसी इंडस्ट्री का कितना आउटपुट है, कितना प्रॉफिट है, तो यदि इन सब की हमको गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो हमें इनके लिए पीरियड ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है, या तो मंथ में हो या ईयर में हो, ऐसे, ठीक है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है उसे हम फ्लो कहते हैं, ठीक है। और स्टॉक क्या होता है, स्टॉक में जो होता है इसमें पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। मीन्स कि किसी स्टॉक किसका होता है, किसी पूंजी का स्टॉक होता है। तो कोई पूंजी है, जैसे कि आपने किसी मशीन को बनाया, ठीक है, तो आज आपने उस मशीन को बनाया, तो क्या आप उसका डिसाइड कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, नहीं डिसाइड कर सकते। आपको ये ज़रूर पता है कि यदि आपने इस मशीन को बनाया तो उसके सारे फीचर्स और जैसे आप जो प्रोडक्ट जो उसमें यूज़ किया है, जैसे आपने उसको बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि ये मशीन जो है कितने दिन तक काम करेगी, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते, उसका पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता सकते कि कितना उत्पादन, कितना लाभ, कितना हानि, ये सब आप नहीं बताते हैं, ठीक है। तो वो स्टॉक का एक पार्ट है, ठीक है। पूंजी जो है वो स्टॉक कहलाती है, वो स्टॉक के रूप में होती है। कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत सारी मशीनें एक साथ यूज़ किए जाते हैं, तो वो स्टॉक होते हैं। तो स्टॉक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है, किसी टाइम पे आपने वो पूंजी का उत्पादन किया और अब वो पूंजी जो है अन्य उत्पादन में सहायक हो रही है, ठीक है। तो किसी टाइम पे आपने उसको बनाया, ठीक है, हर तो उसको आप एक पीरियड ऑफ टाइम के रूप में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, पूंजी में भी आप जो है फ्लो को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि अब आपने कोई नई मशीन है, ठीक है, तो आपने कोई पूंजी मतलब मशीन वगैरह बनाए हैं, लेकिन अब आप इसमें नई मशीन, ठीक है, कितने वर्ष, जैसे कि इस वर्ष आपने नई मशीन आप कितनी शामिल की हैं अपने स्टॉक में, मतलब आपके पास पहले से जो मशीनें उपलब्ध है उसमें आपने इस साल कितनी नई मशीनें शामिल किया है। तो इस साल आपने कितनी नई मशीनें शामिल किया ना, तो ये जो आप एक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया, मतलब कि एक पीरियड बता दिया कि इस साल आपने कितना किया है, तो ये जो है ये प्रवाह, ये फ्लो को बता देगा। तो यहाँ पास आपका फ्लो आ जाएगा। तो स्टॉक में भी आप फ्लो बता सकते, लेकिन स्टॉक जो है किसी एक निश्चित समय पर की जाती है, इसकी परिभाषा होती है, ठीक है। मतलब कि किसी एक निश्चित समय पे आप कितना पूंजी का उत्पादन करते हैं, तो वो जो है वो स्टॉक के बारे में बताता है, ठीक। तो ये होता है आपका स्टॉक और फ्लो कहलाता है। तो ये वैसे आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये बस यहाँ लिखा हुआ तो जानकारी के लिए हमने आपको बस बता दिया।
अब देखिए कि आपकी जो पूँजी है, अब देखिए आपका ये जो स्टॉक है, तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि जो पूँजी है, स्टॉक है, तो जो पहले से आपकी तो क्या पूँजी उपलब्ध है, मतलब कि जो मशीनें पहले से उपलब्ध हैं, तो जब आप नई मशीनों को शामिल करते हैं, तो क्या वो जो है वो अतिरिक्त वृद्धि कर देती हैं पूँजी के स्टॉक में? तो नहीं, यहाँ पास आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये पहले से उपलब्ध पूँजीगत वस्तुओं में पहले से विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं में यदि हम नई पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करते हैं, तो वो जो है अतिरिक्त स्टॉक में, पूंजी के स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि करती हैं या तो नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो आपकी पुरानी पूंजी पहले से जो उपलब्ध है, तो उसमें क्या है, उसमें तो टूट-फूट भी तो होती है ना, टूट-फूट भी होगी, उसके रख-रखाव में, उसके मेंटेनेंस में भी तो आपका खर्चा आएगा ना। तो ये जो जितने खर्चे हैं, तो जो आप नई मशीन जो डाल रहे हैं, जो नई मशीन आप वो ले रहे हैं, तो वो उसमें क्या होगा, उस सब को आप माइनस भी तो करोगे ना। तो ये जो आप माइनस करोगे, तो ये जब माइनस करोगे तो आपकी जो वृद्धि है वो अतिरिक्त वृद्धि नहीं हो पाएगी, वो उतनी ही रहती है। ठीक है, ये आप मतलब एक ऐसे एज्यूम किया जाता है, तो ये उतनी ही रहती है, उसमें अतिरिक्त वृद्धि ये नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पास क्वेश्चन बन सकता है, ये बेसिक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन में भी बन सकता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पास बताना है कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसी भी फर्म का नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जो उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, सकल निवेश होता है, उसमें जब हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, डिप्रिसिएशन का मतलब कि जितना उसकी पूंजी वगैरह जो है, जो मशीन वगैरह उसके लगे हुए हैं पहले से, तो उन सब के रख-रखाव में, उन मेंटेनेंस में, उनके टूट-फूट में जो भी खर्चा हुआ है, तो वो सब भी तो खर्चा उस इंडस्ट्रियलिस्ट को करना पड़ रहा होगा ना। तो वो सब को हम माइनस कर देंगे जब उसके पूरे जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें, तो आप उसका नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। मतलब कि जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने 100 रुपये जो है, 100 रुपये की कोई भी मान लीजिए, वैसे गाड़ी मिलती तो नहीं है, पर ये मान लीजिए, एज्यूम करिए कि आपने 100 रुपये की कोई गाड़ी ख़रीदी, आज ख़रीद ली, ठीक है। अब उस गाड़ी को आपने 1 साल तक चलाया, तो जो भी मतलब किसके लिए चला रहे हैं आप, अपने प्रॉफिट के लिए ही चला रहे हैं। तो जो अब आप रोज़ उसको चला रहे हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है, आप ड्राइविंग का काम कर रहे हैं और आप प्रॉफिट के लिए उसको चलाते हैं, तो वो उसमें जो है, जब आप लास्ट में अपना प्रॉफिट निकालेंगे, तो आप तो सारी चीज़ें माइनस भी तो करेंगे कि उसके में कभी उसका किसी चक्के में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी ठोकर लग जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो उसमें जो मेंटेनेंस उस गाड़ी का जितना खर्चा आप कर रहे हैं, तो उसको माइनस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो उसमें खर्चा लगा रहे हैं। तो वो जो माइनस करेंगे, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट निकलेगा, मतलब जितना आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, वही आपका नेट है। तो यही यहाँ पास बता रहा है कि नेट इन्वेस्टमेंट यदि आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जितना आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से आपका जो भी डिप्रिसिएशन है, मतलब कि जितना भी आपकी पूंजी के मेंटेनेंस, मतलब जो मशीन वगैरह हैं उनके मेंटेनेंस वगैरह में जो खर्च हुआ है, उसको सबको माइनस करने से जो आपको मिलता है वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ये आपका यहाँ पास एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है, तो आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और जैसे हमने समझाया है, आप 100 रुपये का ये एग्जाम्पल लेके भी उसे लिख सकते हैं वहाँ पास, कि इन फ्यूचर जब आप पढ़ें तो आप रिवीजन करें, तो आपको चीज़ें क्लियर रहें। क्योंकि आप बार बार वीडियो देखें, ये ठीक नहीं होता है। आपको एक बार नोट्स बना लेनी चाहिए और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज़ करिए। यदि आपको सच में कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम करना है, क्वालिफाई करना, तो रिवीजन करना होता है एक ही रिसोर्स को मैनी टाइम्स, मैनी रिसोर्सेज को नहीं पढ़ा जाता। तो आप अच्छे से नोट्स अपनी प्रिपेयर करते जाइए। फिर आपका जो मूल्यह्रास होता है, तो ये मूल्यह्रास क्या कहलाता है, जब से हम आपको पढ़ा रहे हैं डिप्रिसिएशन, तो ये डिप्रिसिएशन होता क्या है, तो डिप्रिसिएशन को हम निकालते कैसे हैं। तो डिप्रिसिएशन को निकालने का मतलब है कि कोई मूल्यह्रास मतलब किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए जो वार्षिक भत्ता आप देते हैं, वार्षिक भत्ता, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी मैंने 100 रुपये आपको बोला ना, तो मान लीजिए आपने 100 रुपये की कार ख़रीद ली, ठीक है, तो 100 रुपये मतलब 100 रुपये की जो कार है, आप वो मतलब उसकी लागत है, कार जो है 100 रुपये की आपने बनाई है, ठीक। अब आपकी वो जो कार है, तो वो आप डिसाइड करते हैं कि वो जो है 1 साल तक उसमें
चलेगी। 1 साल नहीं, आप 20 साल ले लीजिए, 10 साल ले लीजिए, वो जो कार है आपकी वो 10 साल तक काम करेगी। उसके बाद जो है वो मतलब कार जो है अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो जो आपने 10 वर्ष, ये जो आपने बताया ना कि ये कार जो है 10 वर्ष तक ये बहुत अच्छे से चलेगी और इसकी लागत 100 रुपये है, ठीक है। तो ये जो आप 10 वर्ष आपने निर्धारित किया है, तो 100 रुपये जो लागत है उसमें से आप ये 10 वर्ष आप ये जो वार्षिक भत्ता, तो इसको आप जब माइनस वो डिवाइड कर देंगे तो आपका जो 10 रुपये निकलेगा। मतलब कि प्रति वर्ष, हर वर्ष आपको 10 रुपये जो आपका निकला, 100 रुपये में से 10 रुपये से भाग देंगे जब 100 रुपये को, तो आपका जो 10 रुपये निकला ना, तो वो जो 10 रुपये है वो 10 रुपये आपको हर वर्ष उस कार में खर्च करने पड़ेंगे उसके रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए। तो वो जो 10 रुपये है वही आपका डिप्रिशिएशन कहलाता है। कि आपको जो पूरा एक टाइम पीरियड के लिए जो भी आपकी, जैसे कोई भी आप मशीन ख़रीद रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई मशीन ख़रीद रहा है, तो उसका जितना कॉस्ट होता है, जितनी लागत होती है उस मशीन की, प्लस उसमें होता है ना कि आपका ये मशीन, जैसे आप कोई कूलर ख़रीद के लाते हैं तो दुकानदार बोलता है इतने साल तक इसका जो है वारंटी है या इतने साल तक ये काम करेगा। तो उसके हिसाब से जो है उसमें जो है जितने साल वो बोला गया उतना उसमें क्या कर देते हैं, हम भाग दे देते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि हर वर्ष हमको इसके मेंटेनेंस में कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो वही जो हर वर्ष का जो रुपए निकलता है उसी को मूल ह्रास कहते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट ये एक मापक है, मेज़रमेंट है, लेकिन आप बस इसको जूम किया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है सारे काम किए जाते हैं। लेकिन ये रियल नहीं होता है कि आप वो सच में होते उसको उतना खर्च लगता है। ये क्या पता हो बहुत अच्छी मशीन हो तो उसमें उतना खर्च ना लगता हो हर साल, या फिर हर साल ना लगता हो, पर ये इस तरह निकाला जाता है और इसको उसमें काउंट कर लिया जाता है इनकम में, ठीक है। और या फिर वो अच्छी मशीन नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें ज़्यादा खर्चा लग गया, जितना हमने हर साल के हिसाब से निकाला उससे ज़्यादा उसमें लग गया कि हर साल इसमें 10 रुपये ही होना चाहिए। मान लीजिए किसी साल उसमें 20 रुपये लग गए खर्चा, ठीक है, और किसी साल उसमें बिल्कुल भी नहीं लगे। तो ये एक दूसरे को क्या करता रहता है, मैनेज करता रहता है, ठीक है। इस तरह हम डिप्रिशिएशन की गणना करते हैं। ये डिप्रिशिएशन की गणना करने का फॉर्मूला होता है कि जो पूंजीगत वस्तु की टूट फूट है उसका वार्षिक भत्ता क्या होता है, वही डिप्रिशिएशन कहलाता है। और इसमें ये लिखी हुई है कि किसी वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से जो उसकी लागत है तो उसमें भाग दे देते हैं, तो उसमें आपका डिप्रिशिएशन क्या हो जाता है, निकल आता है। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिप्रिशिएशन है वो क्या होता है, वार्षिक भत्ता होता है, मासिक भत्ता होता है। तो आपको आंसर देना है कि डिप्रिशिएशन जो है ये वार्षिक भत्ता होता है, टूट फूट का वार्षिक भत्ता होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ आंसर लिखना है इसका। अब ये सारी चीज़ों की बात तो हो गई कि ये डिप्रिशिएशन क्या है, कैसे हम इसकी गणना करते हैं, क्या सब होता है। तो अब हम यहाँ पास ये देखेंगे कि वस्तुओं का उत्पादन, ये सब चीज़ें तो हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब हमको ये भी ध्यान देना है कि ठीक है, हम ये वस्तु का उत्पादन, अंतिम वस्तु, डिप्रिशिएशन, सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ले ली, लेकिन ये पूंजीगत वस्तुएं, लेकिन आपको यदि आपको श्रमिक की क्षमता बढ़ानी है, मतलब कि आपको अपने कार्य को बहुत परिष्कृत करना है, आपको उत्पादन की क्षमता बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूंजीगत वस्तुओं को, बहुत अच्छी पूंजीगत वस्तुएं लगानी पड़ेंगी, ठीक है। परिष्कृत और आपकी पूंजीगत वस्तुएं बहुत परिष्कृत होनी चाहिए यदि आपको अपनी श्रमिक की क्षमता बढ़ानी है, ठीक है। तो पूंजीगत वस्तु मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूंजीगत वस्तुओं पे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी देश की आपको इकोनॉमी अच्छी करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रोड एक पूंजीगत वस्तु है, ठीक है। रोड क्योंकि बहुत टाइम के लिए होती है, पूंजी है, तो आपको रोड अच्छा करना, रोड अच्छी बनानी पड़ेगी, रोड अच्छी बनाएगी और हर जगह बनानी पड़ेगी। तो आपको उससे क्या होगा कि एक एरिया का दूसरे एरिया से कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाएगा। यदि रोड बहुत अच्छी होगी तो आपका पेट्रोल कम खर्चा होगा, आपके जो वाहन है वो ईज़िली हर जगह चले जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा आपकी तेज़ी आएगी, तो सारी चीज़ों में तेज़ी आ जाएगी। तो आपको इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, क्यों इसको लाया गया, इस योजना को लाने का रीज़न क्या है, यदि सड़क जो है
हर गांव, हर मोहल्ला, हर गली यदि सड़क से जुड़ जाएँगे, तो आपका क्या होगा, सारे काम आपकी इकोनॉमिक में ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आपका और आपका जो फ्यूल है वो भी कम खर्च होगा। यदि अच्छी रोड होगी तो आपका फ्यूल भी कम खर्च होगा। इकोनॉमिक में वृद्धि कैसे हो, जैसे गाँव शहर से जुड़ जाएँगे। तो जब गाँव शहर से जुड़ गए, बहुत अच्छी रोड से जुड़ गए, तो क्या करेंगे, अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ईज़िली क्या है, वो शहरों तक पहुँचा दे रहे हैं, ठीक है? और बहुत फास्ट वे में पहुँचा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उससे क्या हो रहा है, इनकम भी, तो इकोनॉमी में वृद्धि हो रही है ना। हेल्थ है, एजुकेशन है, सारी चीज़ों में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही रोड बनती है। यदि आपका कनेक्शन ही नहीं है कहीं, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है क्यों नहीं डेवलप है, आपके जो पूर्वी क्षेत्र देश का डेवलप क्यों नहीं है? डेवलप ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ जो है कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है, ऐसा वहाँ का क्लाइमेट है, और ऐसी वहाँ की जो टोपोलॉजी है कि वहाँ जो है आपका क्या है, कनेक्टिविटी कम है। वहाँ आप कनेक्शन किसके थ्रू है, बस आपका एयर रूट है, ठीक है, रोडवे आपको वहाँ नहीं वहाँ ट्रेन ही नहीं है। तो जब आपकी ये सारी कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो वहाँ आप कैसे चीज़ों को पहुँचा पाएंगे, वहाँ से कैसे आप वो लोग अपना प्रोडक्शन हमारे यहाँ कैसे पहुँचा पाएंगे? इसीलिए वहाँ डेवलपमेंट बहुत धीरे चल रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि वहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, सी रूट को बढ़ाया जाए, जो भी वहाँ नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है उन्हीं के थ्रू कनेक्टिविटी को वहाँ इंक्रीज़ किया जाए। जैसे हिली एरियाज़ है, हिली एरियाज़ क्यों कम डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं होती है, वहाँ रोडवे नहीं होता है, तो वो कम डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपका आप ये यदि माने आपका जो गंगा प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन एरिया है, तो वहाँ क्यों इतना ज़्यादा सब चीज़, वहाँ इकोनॉमी भी बहुत अच्छी, प्रोडक्शन सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी बहुत है, वो प्लेन एरिया है, वहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जा रही है, इसलिए वो क्या है कि हाईली डेवलप एरिया हो जाता है, ठीक है, बन जाता है। तो ये होता है कनेक्टिविटी। तो यदि आप पूंजी, तो रोड एक पूंजी होगी, एग्जाम्पल हो गया। सेम एज़ यदि आपको किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, इंडस्ट्री की सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छी मशीनें इम्प्लांट करनी पड़ेंगी। यदि आप बहुत अच्छी मशीनें लगाएंगे तो आपके जो श्रमिक हैं उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और वो बहुत ईजिली काम, यदि आपकी मशीनें बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे तो आपके श्रमिक जो हैं, वर्कर्स हैं, वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। और यदि मशीनें बहुत अच्छी हैं तो बहुत फास्ट वे में काम होगा, तो वो अपनी जो एनर्जी है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, और आपके इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सॉरी। तो ये होता है पूंजीगत वस्तुओं में जो इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉफिट। तो यदि आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, आपको उपभोग की वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी, तो आपको पूंजीगत वस्तुओं में भी जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। किसी वर्ष आप पूंजीगत वस्तुओं में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उपभोग की वस्तुओं में कम करते हैं, किसी वर्ष आप उपभोग की वस्तुओं में करते हैं तो पूंजीगत वस्तुओं में कम करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती रहती हैं, एक दूसरे को बराबर करती रहती हैं। तो दोनों क्योंकि आपको यदि उत्पादन बढ़ाना है तो दोनों को समान रूप से लेके चलना होता है, जिससे कि आपका जो इकोनॉमी का साइकिल है वो बराबर जो है चलता रहे और काम होता रहे, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब तीसरा फैक्टर यहाँ तो हो गया कि आपको कैसे, एक पूंजी फैक्टर है, पूंजी का फैक्टर है जिससे आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। एक सेकेंड फैक्टर है इनकम फैक्टर है, ठीक है, कि यदि आपको इनकम मतलब कि खरीदने की क्षमता ही नहीं होगी तो फिर आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे, आपका कोई सामान ही नहीं है। जैसे इस टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, कोरोना पेंडेमिक टाइम है, तो इस टाइम प्रोडक्शन कम हो गया। क्यों प्रोडक्शन हर चीज़ का कम हो गया, क्योंकि आपका जो इनकम फैक्टर है वो कम हो गया, ठीक है। आपको खरीदने की क्षमता जो है, वो आय जो है वो आपकी कम गई है। अब आप बहुत से वर्कर्स हैं, कंपनी है, फैक्ट्री है, वर्कर्स को बाहर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब इतना मुनाफा नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ उन्हें, क्योंकि कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा है, तो वो वर्कर को बाहर करें। जब वर्कर्स को बाहर करें तो वर्कर के हाथ में इनकम नहीं है कि वो मार्केट से सामान को खरीदे, तो मार्केट से सामान नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड कम हो रही है, तो जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन क्यों किया जाएगा, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन करके वो क्या कर लेंगे, कोई भी कम फैक्ट्री वगैरह। तो दूसरा फैक्टर है कि यदि आपको जो उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है,
आय बढ़ानी, तो आपको इनकम की क्षमता भी क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो इनकम की क्षमता कैसे बढ़ती है, तो आपकी इनकम की क्षमता, जैसे कि आपके उत्पादन के फैक्टर क्या हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 जो है मेन फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। पहला आपका श्रमिक हो गया, ठीक है, तो श्रमिक को आप रिम्यूनरेशन जो देते हैं, जो आपका श्रम हो गया, तो श्रम को आप उसको श्रमिक, जो मजदूर हो गया उसको श्रमिक को मजदूरी देते हैं, ठीक है। आपका जो उद्यम हो गया, तो उद्यम का पारिश्रमिक क्या है, उसका लाभ हो गया। जो कोई उद्यमी है वो किसी इंडस्ट्री को लगाता है तो उसका पारिश्रमिक क्या होगा, मतलब क्या, किस बेसिस, वो लाभ के पर्पज़ से लगाता है ना, तो उसका पारिश्रमिक क्या हो जाएगा, उसका लाभ होता है, ठीक है। कोई भूस्वामी है, ठीक है, तो उसका पारिश्रमिक क्या हो जाएगा, लगान हो जाएगा। वो लगान लगाता है अपनी भूमि पे यदि किसी को कुछ देता है, ठीक है। और कोई कैपिटल वाला है जिसके पास कोई पूंजी है, तो वो क्या लगाता है, ब्याज लगाता है। जैसे कि आप मान लीजिए बैंक हो गए, तो बैंक क्या है, उनके पास तो पूंजी है ना, वो पैसे देते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, फर्म को, तो वो ब्याज लगाते हैं, वो उनका पारिश्रमिक है, ठीक है, उससे उनको लाभ मिलता है। तो ये सारे जो हैं, तो इस फॉर्म में जो है इनकम दी जाती है, ठीक। किसी मज़दूर को मज़दूरी के फॉर्म में इनकम मिलती है, उद्यमी को जो है उसके लाभ के रूप में उसको इनकम मिलती है। कोई भूस्वामी है, लैंड ऑनर है, तो उसको लगान जो है उसके फॉर्म में उसको इनकम मिलती है। और कोई कैपिटलिस्ट है, ठीक है, कोई किसी के पास पैसे हैं, रुपए हैं, तो उसको इंटरेस्ट, ब्याज के फॉर्म में जो है इनकम मिलती है। तो ये सारे जो इनकम हैं, तो यदि ये इनकम कम होगी, कोई श्रमिक है उसको इनकम कम मिल रही है, तो वो जो है डिमांड कम कर देगा। कोई उद्यमी है उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो क्या है, प्रोडक्शन कम कर देगा, ठीक है, अब वर्कर्स को बाहर करने लगेगा। कोई जो लैंड ऑनर है, यदि उसको लगान कम मिल रही है तो अपनी ज़मीन नहीं देगा। और कोई बैंक है, यदि उसको ब्याज कम मिल रही है किसी उसमें, तो उस सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट में अपनी पूंजी ही नहीं लगाएगा जहां उसे ब्याज कम मिल रही है, वो वहीं लगाएगा जहां उसे ब्याज ज़्यादा मिल रही है, या फिर उस समय का वेट करेगा जब उसको जितनी उसको ज़रूरत उतनी ब्याज उसे मिल पाए, ठीक है। तो यदि आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको ये सारे जो आय की क्षमता है, जो इस प्रोडक्शन के इस फैक्टर के फॉर्म में होती है, तो इनकी क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि इकोनॉमी का साइकिल चलता रहे। तो अब आपको इनकी क्षमता यदि बढ़ाए, मान लीजिए इनकी क्षमता बढ़ गई, और तो इनकी क्षमता बढ़ेगी कैसे, जैसे इनकी क्षमता बढ़ेगी तो ये डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड जब ज़्यादा करेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उसको प्रोडक्शन करवाने के लिए ज़्यादा श्रमिक की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा श्रमिक को अपने वहाँ रखेगी, ठीक है, जॉब देगी उन्हें, और ज़्यादा प्रोडक्शन कराने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे देगी। जैसे ही ज़्यादा पैसे देगी तो उनके हाथ में पैसे आएंगे और वापस से वो ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए, ये एक साइकिल चलता रहता है। कहीं भी यदि थोड़ा सा भी कहीं कमज़ोरी होती है तो वो साइकिल ब्रेक होने लगता है और इकोनॉमी का जो प्रवाह है वो रुकने लगता है। तो इस तरह जो है सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो इन्हीं सब की गणना जो है हमें राष्ट्रीय आय में करनी होती। कहीं डिमांड में हो रही है, कहीं एक्सपेंडिचर हो रहा है, व्यय हो रहा है, कहीं इनकम हो रही है। देखिए यहाँ जो मैंने आपको ये समझाया, तो इसमें देखिए जैसे आपका प्रोडक्शन फैक्टर हो गया, एक प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मेथड हो गई, उसको लिया जाता है नेशनल इनकम की काउंटिंग में। प्रोडक्शन मेथड मतलब कि जितना इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको गणना करके हम किसी देश की इनकम बता सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कि वो कंपनी या इंडस्ट्री जितना व्यय कर रही है उस प्रोडक्शन को करने में, ठीक है, और प्रोडक्शन को करवाने में, जो तो उसे प्रोडक्शन को करवाने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन करवाने के लिए उसका व्यय किस में जा रहा है, भूमि खरीद रही है, ठीक है, मजदूरी दे रही है, और पैसे बैंक से ले रही है तो ब्याज भी तो वो दे रही है, ठीक है। तो इन सब में और अपना प्रॉफिट भी तो रख रही है, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि शायद जितना वो एक्सपेंड कर रही है, खर्च कर रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करवाने के लिए, जब हम केवल एक्सपेंडिचर को काउंट करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर मेथड होती है किसी भी नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। और फिर लास्ट में आपको होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब होता है कि जो आप ये इनकम दे रहे हैं, जैसे आपने मज़दूर को मजदूरी दी, ठीक है, आप जो उद्यमी हैं तो वो
उसकी इनकम क्या है, लाभ, जितना उसको लाभ हो रहा है वो उसकी इनकम हो गई, ठीक है। कोई भूस्वामी है तो जो उसको लगान के रूप में जो उसको इनकम हो रही है वो। फिर कोई भी जो जैसे बैंक वगैरह हो गए तो उनका जो इंटरेस्ट वगैरह हो गया तो वो इनकम थी। ये जब इनकम को आप काउंट करते हैं तो इनके द्वारा जब आप गणना करते हैं तो ये आपकी जो गणना कहलाती है, तो ये आपकी इनकम मेथड कहलाती है। तो ये तीनों मेथड हैं और इस तरह जो है इन तीनों मेथड्स का यूज किया जाता है किसी भी देश की नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। यहाँ बहुत लेंदी प्रोसेस लिखी गई है, सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ों को समझा दिया। यहाँ देखिए प्रोडक्शन के फैक्टर हैं और उनका पारिश्रमिक या रिम्यूनरेशंस क्या होते हैं वो यहाँ लिखे हुए, जो मैंने अभी आपको समझाया। फिर इसके बाद ये किस तरह यहाँ पास उत्पादन के जो पारिश्रमिक है उनका किस तरह व्यय हो जाता है, किस तरह वो और ये जो साइकिल जो अभी मैंने आपको मेथड बताई ना, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये इस साइकिल के थ्रू ही बताई। यहाँ एक एग्जांपल, कोई एक फैमिली और एक फर्म का एग्जांपल देके ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक सिंपल वे में समझा दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है इकोनॉमी जो है प्रवाह करती है और इस तरह उसकी गणना की जाती है। अब आपको ज़्यादा मेथड डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मेथड लिखने को नहीं आएगी, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड क्या होती है, ठीक है। और चलिए अब ये सारी चीज़ें तो होगी, अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। चलिए थैंक यू फ्रेंड। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप पर्पस से होंगे इसमें से उनको हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में आपको इसके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।